नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज का बुलेटिन अंतर्राष्ट्रीय हलचल और देश की बड़ी राजनीतिक उठापटक से भरा हुआ है। शुरुआत करेंगे उस सनसनीखेज खबर से जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर इजरायली पीएम नेतन्याहू को पागल कह दिया। आखिर ट्रंप को इतना गुस्सा क्यों आया और इस डांट के बाद क्या खाड़ी देशों में युद्ध रुक जाएगा? उधर बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कड़ाके का सियासी भूचाल आया हुआ है। टीएमसी टूटने की कगार पर है तो वहीं भाजपा के एक बड़े फायर ब्रांड नेता अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। और हां, देश की एक बड़ी अदालत ने कानून का पालन कराने के लिए हाथ पैर काटने जैसी बेहद सख्त सजा की बात क्यों की। बुलेटिन में ये सब खबरें जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। ईरान ने अमेरिका से तोड़ी बातचीत, इजरायल के लेबनान पर हमले बने वजह। नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप पागल तक कहा, बोले अगर मैं ना होता तो जेल में होते। नेतन्याहू को फटकारने के बाद बोले ट्रंप अगले हफ्ते खुलेगा हॉर्मुज जलडमरू मध्य। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज बोले हाथ पैर काटें तभी लोग कानून का पालन करना सीखेंगे। टूटने की कगार पर टीएमसी विधायकों की बगावत, अभिषेक पर भड़के हैं विधायक। अब शुरुआत करते हैं ईरान की बातचीत रोकने और ट्रंप के नेतन्याहू को फटकारने और उसके बाद के बयान से। लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान ने अमेरिका से शांति वार्ता रोक दी, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दखल देकर युद्ध रोकने का दावा किया। दरअसल लेबनान पर इजरायल के बढ़ते हमलों के विरोध में ईरान ने अमेरिका से बातचीत बंद कर दी थी। ईरान ने मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के साथ होने वाले संदेशों के आदान प्रदान को रोक दिया। ईरानी मीडिया के अनुसार लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन होने के कारण यह कदम उठाया गया। ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बहाल करना इस समझौते की पहली शर्त थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी कि सीज फायर का उल्लंघन सभी मोर्चों पर माना जाएगा। इस बड़े फैसले के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के नेताओं से बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक दोनों पक्ष अब एक दूसरे पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इससे पहले बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले करने के आदेश दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान पर हमलों से नाराज होकर इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन पर कड़ी फटकार लगाई और उन्हें पागल तक कह दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को फोन पर हुई बातचीत में दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। ट्रंप ने बेन्यामिन नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए उन्हें साफ शब्दों में पागल तक कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वो ना होते तो नेतन्याहू आज जेल की सलाखों के पीछे होते। ट्रंप ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, इन हमलों की वजह से दुनिया में हर कोई इजरायल से नफरत कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अमेरिका के आपसी हमले रोकने के प्रस्ताव को मान लिया है, जिसके तहत इजरायल बेरूत पर और हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले बंद करेगा। लेबनान स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को एक ऐतिहासिक सहमति की आधिकारिक पुष्टि की। इस नए प्रस्ताव के तहत दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले पूरी तरह रोक देंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से अब इजरायल पर कोई रॉकेट या ड्रोन हमला नहीं किया जाएगा। इसके बदले में इजरायली सेना भी लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बमबारी रोकेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते तक ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने का ऐतिहासिक समझौता हो सकता है। इस समझौते के तहत रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोला जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीज फायर यानी युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर सहमति बनना अब मुमकिन लग रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि अंतिम दस्तखत करने से पहले वो कुछ और अहम बिंदुओं पर पूरी गारंटी चाहते हैं। लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए ट्रंप ने इसे एक छोटी सी अड़चन बताया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बहुत सूझबूझ से इस पूरे मामले को तुरंत संभाल लिया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को बेरूत पर बड़ा हमला करने से रोक दिया था। फोन पर हुई बातचीत के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति समझौते को सैन्य जीत से भी बड़ा बताया। उन्होंने माना यह काम आसान नहीं है, लेकिन अमेरिका को जो चाहिए वो हासिल हो रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेप आरोपी की जमानत खारिज करते हुए कहा कि अपराधियों पर कानून का डर पैदा करने के लिए मिडिल ईस्ट की तरह हाथ पैर काटने जैसी सख्त सजा जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि आजकल लोग बहुत आसानी से अपराध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून अपराधियों से सख्ती से नहीं निपट रहा है। जस्टिस आर नटराज ने कहा कि लोग लोकतांत्रिक अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे हैं। शायद मिडिल ईस्ट देशों की तरह हाथ पैर काटने जैसी सख्त सजा की अब जरूरत है। तभी अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा होगा। ये रुख
कोर्ट ने एक 23 साल के छात्र की जमानत याचिका पर दिखाया। आरोपी गोपी रेड्डी कार्तिक रेड्डी पर अपनी क्लासमेट से रेप का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी के वकील ने दलील दी कि वो 2 महीने से जेल में है। जज ने कहा कि जैसा काम किया है उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। फिलहाल आरोपी को जेल में ही रहना होगा और अगली सुनवाई 8 जून को होगी। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव और फर्जी दस्तखत विवाद को लेकर टीएमसी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। खबर है कि टीएमसी के कई बागी विधायक ममता के आधिकारिक उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय के खिलाफ खड़े हो गए। ये तमाम नाराज विधायक पार्टी से निकाले गए बागी नेता ऋतव्रत बनर्जी को अपना समर्थन दे सकते हैं। दरअसल हाल ही में हुए चुनाव में मिली करारी हार के बाद से पार्टी में असंतोष बहुत गहरा गया है। दिलचस्प बात यह है कि विधायकों का यह गुस्सा ममता बनर्जी पर नहीं बल्कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर विधायकों के फर्जी दस्तखत किए गए। जिन 2 विधायकों ने इस जालसाजी की शिकायत की थी उन्हें सोमवार को टीएमसी से बाहर निकाल दिया गया। अब इस फर्जी दस्तखत मामले की जांच राज्य की सीआईडी पुलिस कर रही है। सीआईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए खुद अभिषेक बनर्जी को भी समन भेज दिया। इस पूरे घमासान पर तंज करते हुए भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, अब इस पार्टी में सिर्फ बुआ और भतीजा ही अकेले बचेंगे। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरी खबरें और वीडियोस एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप करें। तो अब बुलेटिन में आगे देखते हैं। भाजपा पुलिस मिलकर टीएमसी विधायकों को धमका रही, बोली ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बिना अनुमति भी कोलकाता में करेंगी धरना। पहली बार बंगाल सरकार में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं। और अमेरिका में 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, जल्द होंगे डिपोर्ट। ममता बनर्जी ने भाजपा और पुलिस पर टीएमसी विधायकों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी फोन करके विधायकों को टीएमसी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। यह बयान तब आया जब ममता की बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे। विधायकों की भारी कमी के कारण पार्टी को अपनी अहम बैठक रद्द करनी पड़ी। ममता का कहना है कि विधायकों के घरों पर पुलिस भेजकर उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उन्हें आर्म्स एक्ट पर और दूसरे फर्जी मुकदमे में फंसाने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में इस तरह से काम किया जाता है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि डर के मारे उनकी पार्टी के कई नेता इस समय चुप हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव में धांधली करके सीटें जीती हैं। हालांकि ममता ने साफ किया कि वो 0 से दोबारा अपनी पार्टी को खड़ा कर लेंगी। दूसरी तरफ भाजपा मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी के इन आरोपों पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी विधायकों का ममता बनर्जी पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। ममता बनर्जी ने पुलिस की मनाही के बावजूद कोलकाता में फेरी वालों को हटाए जाने और कार्यकर्ताओं पर हमलों के खिलाफ धरने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उन्हें गिरफ्तार होना भी मंजूर है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगी। बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के बाद से राज्य में राजनीतिक हलचल बहुत बढ़ गई है। टीएमसी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बाहर निकाल दिया है। खबर है कि कई अन्य विधायक भी इस समय भाजपा के संपर्क में हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में अब आम लोग और छोटे व्यापारी डर के साए में जी रहे हैं। बिना किसी पुनर्वास योजना के गरीब फेरी वालों को उनकी जगहों से हटाया जा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ममता ने दावा किया कि चुनाव के बाद से अब तक उनके 12 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को जानबूझकर रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट के विस्तार में 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिससे इतिहास में पहली बार राज्य सरकार बिना किसी मुस्लिम मंत्री के चलेगी। इस विस्तार के बाद अब शुभेंदु सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या 41 हो गई। खास बात यह है कि पिछले 50 साल में पहली बार बंगाल में ऐसी सरकार बनी है जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। दरअसल चुनाव में भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। इसके चलते अब राज्य का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी एक गैर मुस्लिम मंत्री ही संभालेंगे। शपथ लेने वाले में 13 कैबिनेट मंत्री और 22 राज्य मंत्री शामिल हैं। हालांकि नियम के मुताबिक सरकार किसी भी गैर विधायक को 6 महीने के लिए मंत्री बना सकती है, लेकिन फिलहाल भाजपा ने अब अपनी इस नई टीम में सभी हिंदू चेहरों को जगह दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं।
तमाम मौलवी और मौलाना इस समय बयान दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सवाल उठाते उन्होंने कहा कि क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या किसी पुत्र को बताने की जरूरत पड़ती है कि ये तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हम अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं और गाय को हमने माता माना है, वही भाव उस मां के साथ भी हैं। गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुओं की तरह है, जो गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है, जो एक और गोकशी को प्रश्रय देते हो और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हो। हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुरक्षा देने के लिए घोषित कर दीजिए राष्ट्रीय माता। ऐसा बोलकर बचकर क्यों निकल रहे हैं? क्या राजनीति खतरे में है? आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कहा कि सिर्फ 14 साल तक या उसके पश्चात भी बस यही जानकारी लेनी थी, क्योंकि बंगाल के सीएम कुछ ऐसा ही कह रहे थे। तमाम तकनीकी दिक्कतों और देरी के बाद सीबीएसई का ही री इवैल्यूएशन पोर्टल मंगलवार को लाइव हो गया, लेकिन छात्र अब भी लॉगिन की समस्या से जूझ रहे हैं। बोर्ड ने छात्रों की मदद के लिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया बताई गई, लेकिन पोर्टल खुलने के तुरंत बाद ही छात्रों को इसमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम छात्रों ने शिकायत की है कि वो वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल इस साल 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल हुए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भारी आलोचना हो रही है। इसी वजह से बड़ी संख्या में छात्र अपने अंकों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं। पहले यह पोर्टल 29 मई को खुलने वाला था, जिसे पारदर्शी बनाने के नाम पर 1 जून तक टाला गया। अब देरी से पोर्टल खुलने और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण छात्र और उनके अभिभावक बेहद परेशान हो रहे हैं। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी में हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा वो 2 दिनों में खुलकर बात करेंगे। चर्चा है कि अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में अपनी नई क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं। वो आने वाले 6 महीनों के भीतर विधानसभा उपचुनाव भी लड़ सकते हैं। भाजपा हाईकमान के साथ उनके मतभेद पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल 2026 के चुनाव में भाजपा ने उनकी मर्जी के खिलाफ एआईएडीएमके के गठबंधन के साथ कर लिया था। इसके बाद अन्नामलाई को हटाकर नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु का नया भाजपा अध्यक्ष बनाया गया। अन्नामलाई अपनी पार्टी के लिए राज्य में काम करने की पूरी आजादी चाहते थे। अब वो भाजपा के कमल निशान से अलग अपनी एक नई राजनीतिक पहचान बनाने की सोच रहे हैं। पिछले कुछ समय से वो केंद्र सरकार की कई नीतियों पर भी अलग राय रख रहे थे। हाल ही में उन्होंने गाड़ी पर भाजपा का झंडा भी नहीं लगाया था, जिससे इस बात को हवा मिली। अमेरिका में ऑपरेशन चेकमेट के तहत अवैध रूप से कमर्शियल ट्रक चला रहे 30 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें जल्द ही डिपोर्ट किया जाएगा। अमेरिकी सीमा सुरक्षा बल ने सोमवार को इस बड़ी कार्रवाई की पूरी जानकारी साझा की। इन सभी के पास कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस भी मिले हैं। इनमें से कई लोगों के पास अमेरिका में काम करने वाले जरूरी वर्क परमिट भी थे, लेकिन ये तमाम दस्तावेज से जो बाइडेन सरकार के समय के थे, जो अब अमान्य हो चुके हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अवैध ड्राइवर सड़क सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप प्रशासन के नियमों के तहत अब इन सभी अवैध भारतीयों को वापस डिपोर्ट किया जाएगा। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.